जय हिंद। चलिए आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसे कि नंबर सिस्टम है उसे पढ़ते हैं और उसके बारे में एक डिटेल जानते हैं। हर एग्जांपल को देखेंगे, साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को देखेंगे जो आने की संभावना है और ये भी जानेंगे कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे वो बना। जब भी हम बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स में नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका जब भी आप मैथ्स की बात करें ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। बाकी कुछ और भी जो टॉपिक्स होते हैं शायद वो भी कम मिले, लेकिन नंबर सिस्टम तो मैंडेटरी है, इसको सही से पढ़ी जरूर। बात करते हैं नंबर सिस्टम आया कहाँ से, थोड़ा सा उसके शुरू से देखते हैं कि कहाँ से आया वो और कैसे आगे वो फर्दर स्टडी कर पाएंगे, हम वो देखेंगे। ठीक है, जब भी बात करते हैं स्टडी की, तो स्टडी में जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसको क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, ताकि पढ़ना आसान हो सके। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल को भी किया होगा, ताकि पीरियोडिक टेबल को पढ़ना आसान हो सके, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, किसकी वैलेंसी क्या है, वो सब पढ़ना। तो इसी तरह से हम नंबर मैथ्स का सब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं जैसे लैंग्वेज के रूप में। अच्छा, लैंग्वेज को भी फर्दर क्लासीफाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी हो। उसके बाद साइंस को भी डिवाइड किया, फिर सोशल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो वो होता है। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम जो प्रमुख यूनिट को डिवाइड करते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री। ये हमने क्या किया, मैथ्स को बांटा। जैसे कि हम साइंस को बांटेंगे, जब हम साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस को आपको बांट के दिखाएंगे। फिलहाल हम मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं तो मैथ्स की हम बात कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, ये कुछ प्रमुख टॉपिक है जिससे कि मैथ्स रिलेटेड होता है। अच्छा, इसके अंदर में भी हम जो पढ़ने वाले हैं वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जो हमने फर्दर डिवाइड किया, फर्दर क्लासीफाई किया, तो उसमें कुछ और भी टॉपिक्स निकलता है, जैसे कि डिजिट सम, बाइनरी, रिमाइंडर थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, साइक्लिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी, सीरीज। और सीरीज को भी आप फर्दर डिवाइड कीजिएगा तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एपी, जीपी और एचपी, कुछ इस प्रकार से हमारा क्लासीफाई होता है। लेकिन इन सब में से हमें पढ़ना क्या है, फिलहाल हमारा प्रमुख टॉपिक कौन सा हुआ, तो प्रमुख टॉपिक हमारा ये, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को देखते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को समझते हैं कि कहाँ से ये बनता है। तो लिख लीजिए, आई होप आपने लिख लिया होगा और आगे चलते इसको पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, हम स्टडी में सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट में मैथ पढ़ रहे हैं। अब मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कौन से यूनिट से बात हो रही है, वो हो रही है किससे, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम से कौन से चैप्टर की बात हो रही है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को देखा है तो सबसे पहले आता है हमारा, सबसे जो ऊपर आता है, टॉप ऑफ द पिरामिड आता है, वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका रियल नंबर, दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अच्छा इसको और आगे देखें तो ये आपको बढ़ता है किसमें, दो भागों में। एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल, रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर।
ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर को और आगे बांटा जाए, क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो गया, इसके आगे इसको देखते हैं। तो इसको बांटा जाता है इंटीजर में। इंटीजर को फिर दो भागों में, एक होता है आपका नेगेटिव नंबर, एक होता है आपका होल नंबर। होल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है, पहला आता है 0 और एक होता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर या इसे हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कई चीजों में बांटा जा सकता है, जैसे कि ऑड इवन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर, प्राइम नंबर, कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अच्छा, क्लासिफिकेशन को थोड़ा हिंदी में लिख लेते हैं। इसको निश्चित संख्या कहते हैं। निश्चित संख्या, ठीक है। इसको कहता है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इसको कहता है अवास्तविक संख्या। इसको कहता है परिमेय संख्या। इसको कहता है अपरिमेय संख्या। इसको कहता है पूर्णांक। इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव नंबर, या हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्या, या हम कह सकते हैं इसको नेगेटिव नंबर। हिंदी में कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कह लीजिए या फिर ऋणात्मक पूर्णांक कह लीजिए, बल्कि अच्छा होगा पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे संख्या लिखने हुआ ऋणात्मक इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसे होल नंबर कहा गया था। होल नंबर को हिंदी में क्या कहता था? हाँ, पूर्ण संख्या। ठीक, 0 को 0, हिंदी में 0 और इंग्लिश में 0। जीरो को हिंदी में भी 0, शून्य कहा था, इंग्लिश में 0, इंग्लिश में 0। इसे धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक। या फिर कह सकते हैं इसे क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, उसके बाद आगे लिखा था ऑड इवन, यानी कि इसको और हिंदी में लिखना है, तो बाकी ये सब हमारे काम के नहीं है। तो ये जो आप पढ़ चुके होंगे, तो बाकी ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अच्छा, इससे इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a प्लस
इसका जनरल फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है कि जो कि नेगेटिव में कोई संख्या हो, जैसे एग्जांपल के लिए √-5 ये हो सकता है। तो ये हमारा हो गया इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है जो कि चाहे तो p/q के रूप में हो या और लिख लीजिए जो कि पॉजिटिव इंटीजर में हो, जैसे √6 ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर में हो, या फिर कोई इसका जैसे 7/2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रियल नंबर का जो हमारा एग्जांपल है वो क्या होता है? रियल नंबर का कोई संख्या जो p/q के रूप में है, मतलब एक्चुअल में देखा है तो इन दोनों के गुणों को मिला के एक नया जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का नाम है रियल नंबर। इसका क्या होगा? बस कुछ नहीं, जो कि पॉजिटिव में है। एग्जांपल के लिए √6 जो हमने ऊपर लिखा। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में वो होता है जो कि नेगेटिव से चले, -2, -1, 0, 1, 2 ये चलता रहता है। ठीक, अब बात करते हैं नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। नेगेटिव नंबर यानी कि -1, -2 और ये आगे चलता रहेगा। शून्य तो शून्य है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्या में या फिर पूर्ण संख्या में क्या आएगा? पूर्ण संख्या में वो आएगा जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 ये चलता रहेगा। ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, पूर्ण संख्या को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया, 0 को एक तरफ लिखा गया, बाकी चीज़ों को एक तरफ लिखा गया। यानी कि इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल होगा 1, 2, 3 ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम चलेगा। अच्छा, इस चैप्टर में यानी कि जो हमने 9th क्लास का चैप्टर उठाया है उसमें हम क्या पढ़ेंगे आखिरकार, हमें ये समझना होगा। ये पूरा थोड़ा पढ़ेंगे, नहीं ये पूरा नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे क्या? फिलहाल हमें पढ़ना है रियल नंबर। ठीक, साथ साथ आपको बताएंगे रैशनल नंबर और कुछ जानकारी देंगे आपको इसका इरेशनल नंबर का। ये क्लास 9 का। ठीक है, इससे पहले यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का ओवरव्यू आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। थोड़ा सा आपको एक बार बताएं, रिवाइज कराएंगे ये पहले आपने क्या पढ़ा था। बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी क्लास 10th में आपको साथ साथ ये बता देंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, या हो सकता है वो चीज़ क्लास 11th में एक्सटेंड कर जाए। हाँ सही बोल रहा हूँ। क्लास 10th में आपको इसके बारे में ओवरव्यू जानकारी देंगे और क्लास 11th में ये पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपने यहाँ तक पढ़ के आया होगा। ठीक है, और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, कोई खासा नहीं, और उसके बाद फिर हमारा रियल नंबर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अब बात करते हैं नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना था क्या? संख्या रेखा। एवं संख्या रेखा देखते हैं। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, संख्या रेखा या फिर इसको इंटीजर के नाम से आता है, यानी कि पूर्णांक। अब ये क्या होती है? एक लाइन होती है जिसके ऊपर सारी संख्या लिखी जाती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉप है तो बीचों बीच 0 आता, 1, 2, 3, इसके आगे बढ़ता रहेगा तो इनफाइनाइट तक लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए 1, 2, 3, 4।
ये थोड़ा पीछे का रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ से आगे बढ़ता है, जो संख्या यहाँ से आगे की ओर बढ़ती है उसे पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ से आगे बढ़ती है उसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जीरो क्या है हमारा? जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव संख्या होती है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूछेगा जीरो क्या होता है तो बोल दीजिए कुछ नहीं होता, वो अलग ही है। ठीक है, ये तो हो गए वो नाम जो आते हैं। उसके बाद इसका और भी नाम है, वो नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको हम नेचुरल नंबर के भी नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि हिंदी में देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। और इसकी बात किया जाए यानी कि जीरो को और ऐड ऑन कर ले इसमें, तो इसे हम कहते हैं होल नंबर। जो नेचुरल नंबर होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, और जो होल नंबर होता है उसे हम w से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका होता है। अच्छा, आइए इस पूरे को डिनोट करना पड़े, क्योंकि आपको यहाँ से मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर तो डिनोट करना बता दिया। अब नेगेटिव नंबर को डिनोट करने का कोई तरीका है क्या? नहीं, नेगेटिव नंबर को डिनोट करने का कोई तरीका नहीं है। ज़्यादा कर सकते हैं आप, नेगेटिव लगा सकते हैं, यानी कि ऐसा नेगेटिव इंटीजर ये कह सकते हैं, इसे पॉजिटिव इंटीजर ये कह सकते हैं। बाकी वैसे कोई वर्ड में कोई तरीका नहीं है। बाकी इस ओवरऑल यानी पूरे नंबर सिस्टम को हम दर्शा सकते हैं, उसको दर्शाते हैं जेड से। कहाँ लिखें जेड? यहीं लिखते हैं जेड, यानी नंबर लाइन को कह दो या फिर इंटीजर को कह दो। पूरे इंटीजर को किस एक वर्ड से डिनोट किया जा सकता है, तो वो वर्ड है जेड। अब बात है कि जेड क्यों? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर को हमने एन से किया, होल नंबर को अपने डब्ल्यू से किया, यानी कि पहला लेटर से, और इंटीजर का तो चाहे तो आई होना चाहिए या फिर नंबर लाइन है तो एन होना चाहिए, यही दो पॉसिबिलिटी है। बट जेड क्यों? जेड का लिए आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ, तो जेड इसीलिए क्योंकि जेड जो है ये है हाँ ये जहलीन शब्द से बना, ये एक जर्मनी शब्द है। जर्मनी शब्द है जिसका की अर्थ होता है लिखना, मतलब सॉरी गिनना। इसलिए इसका पहला लेटर उठाकर लिखा गया जेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटीजर को जेड से दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि बोल दिएगा वो जहलीन शब्द मतलब एक जर्मन का शब्द है जिसका जो है कि जहलीन, और जहलीन से ही जेड को उठाया गया। और जहलीन का अर्थ क्या होता है हिंदी में? उसका मतलब होता है गिनना। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, सीखना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सही है ना? दोबारा लिख देते हैं।
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होती है? वो संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरे तरह से लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q जो होता है वो पूर्णांक होता है, यानी कि पूर्णांक होता है, और q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, q नॉट इक्वल टू जीरो। इसे कहते हैं, यही डेफिनेशन है आपकी परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर की। बात आती है कि रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाए। अभी हमने देखा कि एक को तो हमने n से डिनोट किया, एक को हमने w से डिनोट किया, एक को हमने z से डिनोट किया, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि परिमेय संख्या को किससे डिनोट किया जाए। तो परिमेय संख्या को डिनोट किया जाता है q से। किससे? q से। फिर आपके पास सवाल आ रहा होगा, अरे ये q क्यों आ गया? आना चाहिए, परिमेय संख्या है, मतलब इंग्लिश में देखा तो रैशनल नंबर है तो r से होना चाहिए। फिर q के पीछे रीजन ये है। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 3/2। क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें बताया गया था p/q के रूप में, p/q के रूप में pq। हाँ, pq क्या होना चाहिए? एक परिमेय, मतलब ये रैशनल नंबर के तौर पर होना चाहिए। तो हाँ, p भी एक रैशनल, मतलब 3 भी एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो करता है। थर्ड क्या रहा है? q जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, q जीरो नहीं है, q 2 नंबर है, यानी कि वो भी सही है। अब सवाल आता है कि इसको यदि सॉल्व किया है तो क्या कर सकते हैं। हम ये करते हैं ना कि 2 बाहर लिख दो, उसके 3 लिख दो, इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। जैसे कि सॉल्व करें तो 2 एकम 2, एक पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने की वजह से जीरो लगा दिया, तो 5 दूनी 10, जीरो यहाँ पे आगे कितना 5, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, कई बार इसको अंदर या बाहर लिख जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर ना, ऊपर और ये अंदर, ठीक है। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंदर लिखा जाता है, और जो नीचे वाली संख्या उसको तो फिर बाहर लिख दीजिएगा। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा होगा, मतलब पहले क्या पढ़ा होगा? ये पढ़ा होगा कि इसे कहते हैं क्या? डिवाइजर। इसे कहते हैं डिविडेंड। इसे कहते हैं कोशिएंट। और इसे कहते हैं रिमाइंडर। हिंदी मीडियम के लिए देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में क्या क्या होता है? इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने पे ये आया था, और यहाँ पे लिखा था क्या? कोशिएंट। तो कोशिएंट से ये जो q आता है, इसी q को उठा के यहाँ पे डिनोट किया जाता है, इसलिए परिमेय संख्या को q से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि q क्यों आता है, z क्यों आता है। कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा क्यों आता है, बताना पड़ेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिख दूँ, क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। अच्छा, क्वेश्चंस को आंसर देने से पहले आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। जो हमारा नेचुरल नंबर था, n से डिनोट करते थे। नेचुरल नंबर का शुरुआत कहाँ से होता था? 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक चलता रहता था। ये हो गया नेचुरल नंबर का एक ग्रुप। नेचुरल नंबर में ही अगर यदि आप जीरो को ऐड कर देते हैं तो आपके पास एक नया ग्रुप तैयार होता है, जिसे कि पूर्ण संख्या कहते हैं।
पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर जोड़ते हैं, जैसे -2, -1, ऐसे ही जोड़ते चले गए तो एक नया ग्रुप तैयार होता है। उस ग्रुप का नाम क्या होता है, बोलिए? उस ग्रुप का नाम होता है इंटीजर, यानी कि जिसे जेड से डिनोट करते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर यदि हम वैसी संख्या को भी ऐड करते हैं जो कि p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, उससे परिमेय संख्या यानी कि q से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक नया ग्रुप आता है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर का, सॉरी इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर का ये हो गया हमारा क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमने बताया था रियल नंबर इधर लिखे थे, इमेजिनरी नंबर इधर लिखे थे। इन दोनों को जोड़ के जो एक नया ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आप माइंड में ध्यान रखिएगा, एकदम स्टार लगा लीजिए। इसके ऊपर ही 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो बताइएगा। क्वेश्चन पहला ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बताइए, होती है हाँ या ना, सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट आपको ही बताना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, आपको ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना, मतलब किस संख्या से किस संख्या पर जाना है। यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या, जाना किस पे, प्राकृतिक संख्या पे। अब ये देखिए कि अगर आपको आपने वेन डायग्राम सीखा तो बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से बता देंगे क्या सही है। और नहीं सीखा तो आपके लिए दूसरा तरीका ये है, वो हम समझा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। यानी कि ये देखा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किससे डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं जेड से, नहीं डब्ल्यू से। डब्ल्यू से हम जा रहे हैं किस पे, प्राकृतिक संख्या यानी कि एन पे। यानी डब्ल्यू कहाँ, ये रहा, जा रहे हैं कहाँ, अंदर, यानी कि यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं अंदर की ओर। तो जब भी आप अंदर की ओर एंट्री ले रहे हैं तो देख लीजिए कि बाहर वाली सारी संख्या अंदर अवेलेबल होना चाहिए। बाहर की सारी संख्या तो अवेलेबल है बट 0 अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इस हिसाब से ये गलत रहेगा। बात समझ आ गई? अच्छा, फिर से एक बार बताते हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट आए वो स्टेटमेंट को उठाइए और ये देखिए वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो हमने यहाँ पे देखा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि डब्ल्यू से प्राकृतिक संख्या यानी कि एन तक जाना है। तो डब्ल्यू कहाँ लिखा है, ये रहा, एन यहाँ लिखा है। और जो भी संख्या डब्ल्यू से अंदर तक आती है और वो लिखा है यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ पे बोलता कुछ बोलता है तो कुछ के हिसाब में ये करिए कि यहाँ पे प्रत्येक यहाँ कुछ लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। बट यहाँ पे देखा प्रत्येक यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्या है वो एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या, तो सभी के सभी तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 0 एक एक्सेप्शनल आ रहा है। इस हिसाब से ये हमारा स्टेटमेंट गलत होएगा। ठीक है, जब भी बाहर से अंदर की ओर एंट्री ले रहा हो तो उस समय आपको थोड़ा सा चेक करना, उस टाइम आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन जब भी बाहर से अंदर की ओर, सॉरी अंदर से बाहर की ओर जा रहा है तो आपको कुछ नहीं चेक करना, आप डायरेक्ट बोल देगा हाँ वो सही है। जैसे कि बोलते हैं क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप बोल दिया हाँ। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो हाँ बोल दिएगा। क्या प्रत्येक नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है, हाँ बोल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब भी अंदर की ओर एंट्री आ रहा हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई आ रहा हो तो आपके घर में कोई भी मुसाफिर आ जाए तो आप उसको थोड़ी ना आप एंट्री दे दीजिएगा जब तक कि आपका कोई जान पहचान ना हो। तो इसी तरह से ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आपके घर से कोई जा रहा होता, मान लीजिए कि आपके कोई रिश्तेदार के कुछ लोग आए, उनमें 2 बच्चे हैं और आप भी एक बच्चे, आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो जब वो आते हैं उनके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब पापा कोई चीज़ लेके आते हैं
और उसे बांटने की बारी आती है तो क्या आपका मन करता है उसके साथ बांटने का? नहीं, आपका मन यही करता होगा कि सारा का सारा हमें खाने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए जब अंदर की ओर आता है थोड़ा सा एक लगता है कि यार, लेकिन जब वो जा रहा है तो कितनी खुशी मिलती है ना कि पैसे भी मिलते हैं आपको, और साथ साथ अब जो घर में खाना आएगा या जो भी कुछ भी हिस्सा हुआ वह अब ज़्यादा लोगों में नहीं बटेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई जा रहा होता है तो उसको आराम से जाने दो, यानी बाहर से अंदर से बाहर की ओर जा रहा हो तो उसमें कोई रोक टोक कोई चेक नहीं होगा। ये एक याद करने का तरीका था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और स्टेटमेंट में प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बताइए ये क्या होती है, ये पॉसिबल है, यस और नो? तो आप देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। पूर्णांक को क्या कहते थे हम? पूर्णांक को जेड से दर्शाते थे। जेड से कहाँ जा रही है? प्राकृतिक संख्या की ओर। सेम लिख दिया मैंने, सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं, यहाँ पे परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या लिखा होता है। बताइए तो कहाँ था क्वेश्चन? हमें पूछा था कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस और नो? तो चेक करते हैं। हम जेड पे थे और जाना कहाँ था? परिमेय संख्या यानी कि क्यू की ओर। आप बताइए जेड से क्यू की ओर ये बाहर से अंदर है या फिर अंदर से बाहर है? देखिए जेड कहाँ, ये रहा, और जा कहाँ रहे? यहाँ, यानी कि यहाँ से हम यहाँ की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा था जब भी कोई बाहर की ओर जा रहा हो तो उसमें कोई रोक टोक नहीं। आप बोल दिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? और दूसरा तरीका वही है कि आपको यदि वो वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो फिर आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम जब आपको समझाएंगे तो आपको समझा देंगे। फिलहाल आप इसी तरह ट्रिक को याद रखिए, जब भी कोई बाहर की ओर जा रहा हो तो कोई रोक टोक नहीं, जब भी कोई अंदर की ओर आ रहा हो तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि वो सही है नहीं है। यहाँ पे आज प्रत्येक के जगह अगर कुछ लिखा होता तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही होता, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक लिखा, प्रत्येक जीरो की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, यस और नो में बताना। आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रत्येक क्या लिखा था? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बताओ होती है या नहीं होती है, आपको ये बताना। मतलब स्टेटमेंट चेक करना है, यस और नो। परिमेय संख्या को क्या दर्शाते हैं बताइए? परिमेय संख्या को दर्शाते हैं क्यू से, और पूर्णांक संख्या क्या दर्शाते हैं? जेड से। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? जेड से यहाँ की ओर जा रहे हैं। अच्छा, क्यू कहाँ है? ये रहा, और जेड कहाँ? अंदर, यानी कि यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये गलत रहेगा। लेकिन लिखा होता ना यहाँ पे कुछ, तो सही होता। तो जब भी बाहर से अंदर की ओर आ रहा है थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ लिखा या फिर प्रत्येक लिखा। अगर कुछ लिखा, प्रत्येक लिखे, सभी लिखे तो दोनों ही सेम बात होती है। प्रत्येक लिख दो या सभी लिख दो, बोल देगा से सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बोल देना नहीं। लेकिन यहाँ पे वही लिखा था कुछ, तो ये सही हुआ था। ठीक है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट आएंगे तो आपको बताया, इस हिसाब से आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उतारना तो उतार लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। उतार लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि परिमेय संख्या बनती कैसे है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे बना। तो परिमेय संख्या के डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए
तो जैसे मैं कह दूँ 5, 5 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ ये एक परिमेय संख्या है। बनती कैसे है, सिंपल सी बात है, जो भी हमारा नेचुरल नंबर हो यानी कि जो भी हमारा पूर्णांक हो उसके नीचे आप 1 लिख दीजिएगा, वो हमारा एक परिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे कि 5 के 5 लिख दो या फिर 5/1 लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है, हाँ डेफिनेशन क्या था, P/Q है। PQ एक पूर्णांक होना चाहिए, 5 भी एक पूर्णांक का और 1 भी एक पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो आप किसी भी संख्या के नीचे एक अपने मन से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से 5 भी एक परिमेय संख्या होता है। एक थोड़ा सा ये टॉपिक था, समझ गया, आगे चलते हैं। आगे ये टॉपिक है एक कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत या फिर अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो टॉपिक डालिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच दो अनेक या फिर अपरिमित रूप से अपरिमित, इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। सवाल है, ठीक है, ये एक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें ये समझना कि पर होती है तो हमें दिखती क्यों नहीं है, कैसे निकाले, तो वो भी तरीका सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कह दे कोई कि एक क्वेश्चन याद है, 1 और 2 के बीच में 3 बताइए, ये पूछा है। तो कैसे बताइएगा, देखिए 1 और 2 के बीच में हमें पता है, 1 और 2 के बीच में वैसे पूर्ण संख्या तो कोई होती नहीं है, तो परिमेय संख्या यानी कि बटे के रूप में आना चाहिए। अब बटे के रूप में आए तो कैसे ज्ञात करें, तो इसका एक तरीका ये है, तरीका एक ये है कि दोनों को जोड़ो, वह 2 से भाग करो, ये एक तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप दो संख्याओं, जैसे 1 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। 1 + 2/2, 3/2, 3/2 जो आएगा वो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच की संख्या होगी, 3/2। अच्छा 3/2 का अभी हमने चेक किया था, क्या आया था 1.5 दोनों के एकदम एग्जैक्टली बीच में आएगा, ठीक है। बोला था 3, हमने निकाला 1 है, अभी 2 और निकालना, तो सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए, इसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ लेते हैं, 1 + 3/2 और डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। हमने बोला था किसी के नीचे आप 1 मान सकते हैं, 1 माना तो कितना आएगा, 2 + 3/2, भाग करना किससे, 2 से, तो 5/2 और डिवाइड करना इसके नीचे 1 मान लीजिए, और जो हमारे राइट साइड में होता है उसको रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि व्युत्क्रम करते हैं, मतलब व्युत्क्रम करते हैं यानी उल्टा करते हैं। तो कभी भी लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला उल्टा करते हैं। यहाँ पे होगा 1/2 यानी कि 5/4, 5/4 जो होगा वो
इसके और इसके बीच की एक संख्या होगी जो कि होगी 5/4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन दोनों के बीच निकाल लिया हमने, इसके और इसके बीच निकाला तो ये आया, इन दोनों के बीच ये आया। अब कोई एक निकाल दीजिए, चाहे तो इन दोनों के बीच निकाल दीजिए एक, वो भी चलेगा, ये दोनों के बीच निकाल दिए तो भी चलेगा, और इन दोनों के बीच में कोई एक निकाल दीजिए। मतलब इसका क्रम होना कोई आवश्यक नहीं है, कोई भी एक बीच में निकाल दीजिए सेम प्रोसेस को यूज़ करके, तो हमारा शर्त मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उचित रूप से तो ये होगा कि हम इन दोनों के बीच निकालें, वैसे इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच भी निकाल सकते हैं, बट उचित ये होगा कि हम इससे निकालते हैं। 3/2 + 2 और डिवाइड बाय 2, 3/2 तो 3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, इसके नीचे एक मान सकते हैं, 2 को 1 से भाग कीजिए 2 आएगा, 2 दूनी 4, और डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे एक मान के गुना कर सकते हैं, 1/2 कितना हो गया 7 बटा गुना कर दिया 4, 7/4 आ गया इन दोनों बीच। ठीक है, ये हमारा आ गई बीच की संख्या, ये तो हो गया। लेकिन दिक्कत ये आता है कि 3 संख्या बोला तो आपने ऐसे कर लिया, अगर यदि हम आपको बोल देते हैं कि इन दोनों के बीच 8 परिमेय संख्या निकालिए या 7 परिमेय संख्या निकालिए, 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो क्या करिए आप, फिर उसको ऐसे करते हैं तो टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका आता है। दूसरे तरीके के हिसाब से क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कब के लिए है, जब छोटी संख्या यानी कम मात्रा में पूछा जाए। जब कम पूछे यानी कि छोटी, जैसे 1 2 3 5 7, 1 2 3 मतलब 3 तक चलेगा, 3 से ज़्यादा पूछेगा तो फिर दूसरे तरीके पे आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे बोल रहे सेम क्वेश्चन होता है, यहाँ पे बोला था कि 1 और 2 के बीच, क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 के बीच आप 7 परिमेय संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेगा। जब भी ऐसा आ जाए तो इसके लिए क्या करना है, आपको तरीका 2 को यूज़ करना है। तरीका 2 क्या है, तरीका 2 ये है कि पहले आप जितना बोला जाए उससे एक ज़्यादा करके +1, यानी 7 बोला है तो हमें 8 को लेना है, 1 यहाँ लिखना, 2 यहाँ लिखना, और दोनों को 8 से ऊपर नीचे गुना करना। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये परिमेय संख्या बन गया, इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हैं। अब इन दोनों को जितना बोला जाए उससे जस्ट ज़्यादा 1 से कर सकते हैं, 2 3 4 5 मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, हमें 1 से हमारा काम चल जाएगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना, जितना है जस्ट उससे 1 ज़्यादा कर सकते हैं। गुना कर दिया किससे, 8 से। ठीक है, इसको दिखे तो होगा 8/8, ये हो जाएगा 16/8। अब इसके बीच की संख्या लिख दीजिए, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8। कितना संख्या बोला था, 7 ना, अब गिनिए, 7 हुआ नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एग्जैक्ट उतना ही नंबर लाने के लिए जस्ट उससे 1 ज़्यादा करना और उसको कर लेना है। ये 2 तरीके होते हैं जो कि किसी भी परिमेय संख्याओं के बीच अनेक संख्या निकालने का काम होता है। ये तरीका कब काम आएगा, जब आपका ज़्यादा मात्रा पूछा जाए। ज़्यादा संख्या निकालने के लिए आप इसको यूज़ कीजिएगा और कम संख्या निकालने के लिए आप इसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी में कि अभी तो हमने डायरेक्ट नंबर दे दिया, कुछ ऐसा होता है कि कई बार फ्रैक्शन में देते हैं, तो थोड़ा फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। जैसे कोई कहीं पे फ्रैक्शन आया तो कैसे होगा, इसको लिख लिया, पहले क्वेश्चन को बताते हैं। अब देखते हैं कि इसको जैसे आ जाए कि 1/3, 1/3 और 1/2 कितना था, 2/5। इसके बीच बोला गया है कि आप 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप किससे निकालिएगा, पहले तरीके से या दूसरे तरीके से।
जाहिर है 5 है, यानी 3 से ज़्यादा हमने बोला, 3 या 4 से ज़्यादा पूछे तो आप दूसरे वाले तरीके को फॉलो कीजिएगा। 3 तक पूछे तो आप फर्स्ट तरीके से ही निकालिए, ठीक है। 5 बोला तो हम दूसरे तरीके यूज़ करेंगे। दूसरे तरीका यूज़ करने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसका हर बराबर होना चाहिए। हमने देखा इसमें भी हर बराबर था, इसमें भी हर बराबर था। हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये है कि इसके अंश को, इसके हर को उठाइए, गुणा कर दिए दोनों में, और इसके हर को उठाइए, इसको गुणा कर दिए दोनों में। कितना हो गया? 5/15। ये कितना हो गया? 6/15। क्या इन दोनों के बीच पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल तो नहीं लग रहा। एक तरीका मतलब स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको? सबसे पहले हर बराबर करके छोड़ देना है। हर बराबर के बीच चाहिए वो संख्या, उनके बीच संख्या मिल जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 या 2 या 3 से गुना कीजिएगा, जिससे कि आपका वो काम चल जाए। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये 2 से 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से गुना करने का हमारा काम चल जाएगा। देखते हैं, 2 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया। ध्यान रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या में हर और अंश में सेम संख्या गुना करने पर कोई दिक्कत नहीं होता, वो उसका वैल्यू सेम होता है। तो इसका मतलब 10/30 और यहाँ पे 12/30। आप क्या इसके बीच 5 संख्या नहीं लिख सकते हैं? कोई 5 संख्या लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो सीक्वेंस है या सीरीज है वो सेम हो, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 और 15/30। नहीं, 15/30 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या किया जाए? ठीक है, यहाँ पे हमने जो किया वहाँ पे 10 से 12 यानी कि बीच में एक ही संख्या बनी है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे फिर दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। उसमें क्या करना है? 2 के बजाय आप 3 से गुणा कर दीजिए। 2 के बजाय 3 से गुणा कीजिए। 3 से गुणा कीजिएगा 15/30 और 6 18/30। फिर भी यहाँ भी बात नहीं बन रहा, क्योंकि इन दोनों बीच मात्र 2 संख्या है, तो ज़्यादा कर लीजिए, 4 से कर लीजिए। ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना ही पड़ेगा। चार से करके देखिए, क्या 4 से करने पर हमारा काम चलता है? 4×5 20/60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24/60। नहीं हो रहा, फिर भी कोई नहीं, 5 से कीजिए। एक मिनट रुकिए, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक बात बताता हूँ, सुनिए। अगर यदि इन दोनों के बीच जस्ट 1 नंबर मतलब अंतर हो, जैसे हमारा वहाँ पे 1 और 2 के बीच 1 का अंतर होता है, तो जितना बोला जाए उससे जस्ट 1 ज़्यादा करके गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा फिर से। इन दोनों के बीच कितने अंतर था? 1 का, तो हमने 1 प्लस करके किया। सेम कंडीशन में अगर यदि इन दोनों के बीच 5 और 6 के बीच 1 का अंतर है ना, तो आपको क्या करना होगा? जितनी संख्या पूछा है उससे जस्ट 1 ज़्यादा का गुना कर दीजिएगा। लेकिन अगर यदि ये दोनों सेम ना आए, ये दोनों का अंश सेम ना आए, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट 6 से गुना करें, हमारा सेम आंसर आ जाएगा। गुना 6 गुना कर दिया 6×5 30/15 90 और यहाँ पे 36/90। अब इसके बीच जस्ट 5 ही आएगा। 31/90, 32, 33, 34, 35 अपॉन 90 एग्जैक्टली 5 संख्या आ गया। लेकिन अगर यदि इन दोनों का नंबर एक गैपिंग नहीं होता, तो वहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, 6/3 और 5/14 6/3 और 14/5। इसके बीच हमें कितने निकालना? 7 संख्या। तो कैसे निकालेगा? पहले इसके
हर और अंश को बराबर कीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिएगा 5 से तो कितना आएगा 30/15 और ये हो जाएगा, इसको गुणा करना है इससे 42/15। क्या इन दोनों के बीच आपको 7 संख्या दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस एकदम कॉन्सिक्वेंट नहीं है, यानी कि 2 और 3 नहीं है। 30 है, 30 के बाद सीधे 42 है। अगर ये आपका काम चल जा रहा है तो ठीक है, और नहीं चल रहा है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यानी भूल चूक विधि कहते हैं उसको हिंदी में, तो उसके बदौलत आपको 1 या 2 से गुना, 2 या 3, 4 या किसी से भी गुना कर देख लीजिए, उतना आपका डिफरेंस आ जाएगा, उसके बीच की संख्या लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और लीजिएगा 37, सब में 15 डाल दीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कल मिलते हैं, कल इसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे जिसमें क्या आपको बताएंगे रैशनल नंबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कैसे बना, प्रूफ कैसे करते हैं, संख्या रेखा पर रैशनल नंबर को कैसे दे सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कल सीखेंगे। कल की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।